हेलो स्टूडेंट। आज मैं क्लास 12 हिस्टोरी चैप्टर 2 राजा किशन और नगर चैप्टर को विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट है वो मैं अभी लिख के लेकर आया हूँ। आज वो सब पढ़ेंगे। तो पहला नंबर पे है वैदिक सभ्यता क्या है। वैदिक सभ्यता तो फिर नोट में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वो खत्म होने के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता में आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता था। मतलब कि वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बनाया गया सभ्यता था। यहाँ पे चलते हैं कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था। याद रखना कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता कौन सा सभ्यता। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं ग्रामीण सभ्यता। यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता था जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली थी। कितने ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली थी। वैदिक काल में मतलब वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना हुई थी। लेकिन वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता के बाद महाजन काल आया। वैदिक सभ्यता के बाद उसके बाद महाजन काल आया और इस समय नए नगरों का विकास हुआ था। लेकिन उस समय नए नगरों का विकास हुआ था। तो वैदिक काल के चारों वेदों के नाम यहाँ पे देखिए। पहला नंबर है ऋग्वेद, दूसरा पे यजुर्वेद, तीसरा पे है सामवेद और चौथा नंबर पे है अर्थवेद। ये था चौथा नंबर अर्थवेद। आगे चलते हैं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल मानते थे। इसका कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास लोहे के बढ़ते योग और सिक्कों का प्रचलन था। इसी समय बौद्ध तथा जैन साहित्य विभिन्न दार्शनिकों विचारधाराओं का विकास हुआ था। कि उसी समय जैन एवं बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजन पद नाम से 16 राज्यों का चक्र मिलता था। बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के उसी टाइम 16 महाजन पदों का राज्य का जिक्र मिलता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व कृषि के लिए परिवर्तन काल माना जाता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि के लिए परिवर्तन काल माना जाता था। इस काल में लोहे के हल प्रयोग होते थे। उस काल में लोहे के हल प्रयोग होते थे जिससे कठोर जमीन को जोतना आसान होता। लोहे के हल से कठोर जमीन को जोतना आसान होता था। इस काल में धान के पौधे रोपण शुरू हुए थे। उस काल में धान के पौधे रोपण शुरू हुए थे। इसमें फसलों की उपज बढ़ गई थी। कि उससे फसलों की उपज बढ़ गई, मतलब फसलें ज़्यादा होने लग गई थी वहाँ पे। यहाँ देखते हैं कि जनपद और महाजनपद में क्या अंतर है। वो देखते हैं। ऋग्वेद ऋग्वेद युग में राज्यों को जन्म कहा जाता था। ऋग्वेद युग में राज्यों को जन्म कहा जाता था तथा उत्तर वैदिक युग में राज्यों को जनपद कहा जाता था। क्योंकि उत्तर वैदिक युग में राज्यों को जनपद कहा जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देश के राजनीतिक शिक्षित पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता था उन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई थी। किसे? उन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई थी। चलते हैं आगे। इस समय के विभिन्न महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत निकाय एवं जैन धर्म के ग्रंथ भावती सूत्र में हुआ था। जैन धर्म के ग्रंथ भावती सूत्र में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जैन धर्म का ग्रंथ किससे हुआ था? भागवती सूत्र से हुआ था। इनमें अंकुतर निकाय की सूची की अधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना गया था। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों में जिक्र मिलता था। कि महाजनपदों के नाम 16 राज्यों में जिक्र मिलता था। हालांकि महाजनपदों के नाम की तालिका इन ग्रंथों में एक बराबर नहीं है, किंतु महाजनपदों के नाम यहाँ पे दिया है। वाज्य क्या है? पहला नंबर है
वाज्य, दूसरा नंबर है मगध, तीसरा पे है कौशल, तीसरा नंबर पे क्या है कौशल, चौथा कुरु, पंचाल, गांधार एवं अवंती। जैसे नाम के अक्षर मिलते हैं, इनसे यह स्पष्ट की गई कि उक्त महाजनपदों में सबसे अहम महाजनपदों में गिने जाते हैं। मतलब कि इन महाजनपदों को सबसे सबसे अहम महाजनपदों में गिने जाते थे। बोले कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था। बोले कि अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन था, हर महाजनपद में हर एक राजा का शासन था। लेकिन गण और संघ के नाम से राज्यों के लोगों का समूह शासन करता था। लेकिन बोला कि गण और संघ दो महाजनपद थे। उन राज्यों में लोगों का शासन, हर महाजनपद की राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। बोले कि जिसे किले से घेरा जाता था, जिसे किले से घेरा जाता, हर एक राजधानी को जैसे किले से घेरा जाता। बोले जैसे कि बिहार की राजधानी पटना है, पटना बोले कि यह राजधानी, मान लो इसे राजधानी है, इसके चारों तरफ से एक दीवार बनाया जाता, उस दीवार को सेनाओं से घेरा गया था। इस दीवार के ऊपर सेना लगा हुआ था, सेना से घेरा गया था, मतलब वहाँ पे चौकीदारी करते थे। बल्कि किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए अधिक धन की जरूरत थी। बोले कि वहाँ की सेनाओं जो रखल करते थे, उसको देखभाल करते थे, उन लोगों के लिए भी धन की जरूरत थी, रुपये पैसे के लिए भी धन की जरूरत थी। शासन किसानों और व्यापारियों से कर वसूलते थे। बोले कि शासक बोले कि वहाँ के शासक जो किसान और व्यापारियों से कर वसूलते थे, मतलब उन लोगों से पैसा वसूलते थे। ऐसे हो सकता है कि पड़ोसी राज्य के लूट कर धन इकट्ठा किया जाता था। वो लोग ऐसे भी सोचता था कि पड़ोसी देश से धन इकट्ठा करता था। धीरे धीरे कुछ राज्य अस्थायी सेना और नौकरशाही रखने लगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ राज्यों में अस्थायी नौकर सेना रखने लगे थे, मतलब सेना और नौकरशाही रखने लगे थे। अभी देखते हैं गण और संघ। बोला कि गण और संघ क्या है, तो गण और संघ की देखते हैं। तो गण शब्द, बोला कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य होने वाले समूह के लिए किया जाता है। बोला कि कई सदस्य होने वाले समूह के लिए किया जाता है गण शब्द का प्रयोग। और बोल रहा है कि संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता है। बोला कि किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता था। गण या संघ में कई शासक होते थे। बोला कि गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। बोला कि कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। सभाओं में वाद विभेद के जारीय निर्णय लिया जाता था। गणों की सभाओं में स्त्रियों दसों कंपकारों के भागीदारी नहीं थे। बोले कि गणों की सभाओं में स्त्री दसों कंपकारों की भागीदारी नहीं थी, इसीलिए इन्हें लोकतंत्र, बोले कि इसीलिए इन्हें लोकतांत्रिक नहीं माना जाता। बोले कि इसीलिए इन्हें लोकतांत्रिक नहीं माना जाता था। आगे चलते हैं कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों इन्हीं गाने से संबंधित है। बोला कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर मतलब कि इन्हीं गानों से संबंधित है। अब क्वेश्चन उठ सकता है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर कौन सा गानों से संबंधित है, तो अभी आप लोग को आंसर लिख देना, गण और संघ से थे। वाज्य संघ की, बोले कि वाज्य संघ की भित्ति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। आगे चलते हैं कि मगध महाजनपद मेन इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। बोले इसको ध्यान से देखिएगा, मगध महाजनपद को ध्यान से देखिएगा। मगध आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है, याद रखना। मगध आधुनिक बिहार में स्थित है। मगध छठी से चौथे ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, याद रखना। लेकिन सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन होगा, तो मगध।
इसको ध्यान से याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। प्रारंभ मतलब कि प्रारंभ में राजगीर मगध की राजधानी थी। मतलब कि प्रारंभ में बहुत साल पहले में राजगीर मगध की राजधानी थी। पहाड़ियों के बीच बसा राजगीर एक किलेबंद शहर था। बोले कि पहाड़ियों के बीच बसा राजगीर एक किलेबंद था। बाद में 4वीं सदी में, बल्कि बाद में 4वीं ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। बाद में 4वीं ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं, याद रखना। वर्तमान में पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना नगर के नाम से जाना जाते हैं। अनेक राजधानियों की किलेबंदी लकड़ी, ईंटें या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाकर की जाती थी। याद रखना, राजधानी की किलेबंदी किससे की जाती थी? तो लकड़ी, ईंटें, पत्थर की ऊंची दीवारें से बनाकर की जाती थी। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा है कि कौशाम्बी, बोलो कौशाम्बी किले की दीवार के साज मिले हैं। बोलो कि यहाँ पे कौशाम्बी किले के दीवार के भी साज मिले हैं। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने मगध के बारे में कुछ इस प्रकार बताया है। चलिए नीचे चलते हैं। लेकिन मगध का प्रारंभिक इतिहास हर्यकाल होगा। हर्यकाल में राजा बिम्बिसार से प्रारंभ होता है। याद रखना, हर्यक वंश का स्थापक कौन था? बिम्बिसार ही था। याद रखना, हर्यक वंश का स्थापक बिम्बिसार ही था। मगध को ही इन्होंने दिग्विजय और उत्कर्ष के जिस मार्ग पर अक्सर क्या है, वह तभी समाप्त हुआ जब कलिंग युद्ध जब कलिंग युद्ध के अपरांत अशोक ने अपनी तलवार को माया में शांति दी। आगे चलते हैं। मगध महाजनपद इतना समुद्र क्यों था और वह शक्तिशाली महाजनपद बनाने के कारण क्यों थे? लेकिन मगध शक्तिशाली महाजनपद बनाने के कारण क्यों थे? ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। बोला ये प्राकृतिक पहले से ये सुरक्षित है, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। इस जनपद के इर्द गिर्द पहाड़ियों थी जो प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी। बोला कि मगध जनपद के इर्द गिर्द पहाड़ियों थी जो प्राकृतिक रूप से इसकी सुरक्षित करती थी। कौन? पहाड़ियाँ इसकी सुरक्षित करती थी। यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि मगध जनपद की सुरक्षित कौन करता था? तो पहाड़ियों करता था। पहाड़ियों की सुरक्षा करता था। यहाँ उपजाऊ भी होती थी। यहाँ उपजाऊ भी होती थी। गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई के साधन उपलब्ध थे। वहाँ के सिंचाई के साधन किससे? गंगा और सोन नदी के थे। और सिंचाई के साधन थे गंगा और सोन नदी के उपलब्ध थे, जिसके कारण यह फसल अच्छी होती थी। उसी के कारण वहाँ की फसल अच्छी होती थी। गंगा और सोन नदी के कारण फसल अच्छी होती थी। यहाँ की जनसंख्या और जनपदों से अधिक थी। बोलो कि यहाँ की जनसंख्या और जनपदों से अधिक थे। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। रखना, जंगलों में क्या उपलब्ध थे? हाथी उपलब्ध थे। जंगल में हाथी पाए थे जो कि सेना के बहुत काम आते थे। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है कि सेना के काम में क्या आए थे, तब का हाथी दिया जाए, ऑप्शन में दिया रहेगा, वह हाथी क्लिक कर देना है। युद्ध तथा महत्वाकांक्षी शासक थे। तो युद्ध तथा महत्वाकांक्षी शासक थे। मगध के राजा बहुत ही योग्य और शक्तिशाली थे। रखना, मगध के राजा बहुत ही योग्य और शक्तिशाली थे। गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी। याद रखना, मगध साम्राज्य में किससे सिंचाई होती थी? तो गंगा और सोन नदी में सिंचाई, सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी, जिससे व्यापार में वृद्धि होती थी। बोले कि जिससे व्यापार में वृद्धि होती थी। लोहे की खदानों थी, वहाँ लोहे की भी खदानों थी, जिससे सेना के हथियार बनाए जाते थे। लोहे की खदानों से सेना के हथियार बनाए जाते थे। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की प्रसिद्धि का कारण विभिन्न शासकों तथा उनकी नीतियों का बताया है, जिससे बिम्बिसार, अजातशत्रु और महाजनपदन जैसे प्रसिद्ध राजा
अत्यंत बोला कि अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। मतलब कि बिंबिसार अच्युतराव महादनमंत जैसे प्रसिद्ध राजा एक महाकांक्षी शासक, मतलब बहुत ही महाकांक्षी शक्तिशाली शासक था। इनके मंत्री उनकी नीतियाँ लागू करते थे, बोले कि उनके मंत्री था, उनके मंत्री ने इनकी नीति लागू करते थे। आगे चलते हैं। एक आरंभिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य कब से कब तक चला था? तो मौर्य साम्राज्य देखना 320 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासन चला था। मगध के विकास के साथ मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। बोले कि मगध के विकास के साथ ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना, तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में की थी। रखना मौर्य साम्राज्य की स्थापना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में की थी। याद रखना। अब ऑब्जेक्टिव सवाल उठ सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना, बोले कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में की थी, जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से तक फैला हुआ था। जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अभी देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य बोले कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पटना के बिहार जिले में हुआ था। क्योंकि 340 ईसा पूर्व में पटना के बिहार में हुआ था। अभी सवाल उठ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 340 ईसा पूर्व में पटना के बिहार जिले में हुआ था। भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। याद रखना, ये भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त कौटिल्य चनकाई थे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य चनकाई थे। याद रखना, विष्णुगुप्त कौटिल्य चनकाई थे।